नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आपके बीच हूं। मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई और इस प्रचंड जीत में प्रचंडतम चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का निकलकर सामने आया, उसके बाद से ही सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या वो एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे। इन सब के बीच में आज कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे साहब सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और महत्वपूर्ण बातें कह जाते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं उन्हें। बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री होता है तो शिवसेना को वो स्वीकार होगा। एकनाथ शिंदे ने कॉमन मैन की तरह काम किया, पद पर रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सोचा। जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पद है, वो है लाडली बहनों का लाडला भाई, यानी लाडला भाई। इससे बढ़कर पद कुछ और हो नहीं सकता है। यानी सीधे तौर पर सीएम पद को लेकर त्याग और बलिदान की बड़ी मूर्ति बनते हुए यहां पर एकनाथ शिंदे साहब नजर अगर आते हैं अपने बयानों के माध्यम से, तो सवाल अब भी बरकरार है कि क्या जो अगला मुख्यमंत्री होगा, अगर वो बीजेपी से होगा, तो बीजेपी क्या देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बनाने वाली है या अभी कुछ ऐसा बाकी है जिस पर से सस्पेंस उठना बरकरार है। क्योंकि ये खबर आ रही है साफ तौर पर कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हुई है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। हालांकि महायुति के तमाम लीडर्स को बुला लिया गया है, दिल्ली तलब किया गया है। एकनाथ शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि जो मोदी को मंजूर होगा, जो अमित शाह साहब को मंजूर होगा, वो मुझे मंजूर होगा। पद की लालसा नहीं है। इन सब के बीच में एक बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। आइए सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जरा चल लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। तस्वीर क्या आती है? कल महायुति के तीनों दलों की बैठक होने वाली है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह से महायुति के तमाम बड़े लीडर्स मिलने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने बड़ा बयान भी दिया है। उन बयानों से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और उन्होंने कह दिया है बीजेपी का उम्मीदवार जो कोई भी होगा वो उन्हें मंजूर होगा। तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर तमाम तरीके से तारीफों के पुल भी वो बांधते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने जो परफॉर्मेंस दी, 132 का आंकड़ा 30 सालों के बाद अगर किसी पार्टी को मिलता है महाराष्ट्र में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और पूरी तरीके से स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी अगर यहां पर आती है, तो जीत का परचम सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को दिया जाता है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री, जैसे कि शिंदे साहब कह रहे हैं कि मंजूर होगा, तो क्या बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को हरी झंडी मिल गई है या अभी कुछ बाकी है? इसी पर आज चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले आइए ऐसी बड़ी खबर के साथ, महायुति के तीनों दलों की कल बैठक। तीनों ही दलों के प्रमुख जो हैं कल खास तौर पर अमित शाह से मिलते हुए नजर आएंगे। इस बैठक के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र के सीएम के रूप में वो कौन सा चेहरा होगा जिसे लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार था। इन सब के बीच शिंदे साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ सीधे उनके बयानों की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुका है, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ। इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए
हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारे तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद तो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि चर्चा कल होगी और चर्चा होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित ने तो कॉमन मैन की तरह काम किया है, जब मैं पद पर था तब भी कॉमन मैन की तरह ही काम कर रहा था। बीजेपी का मुख्यमंत्री शिवसेना को स्वीकार होगा। शिंदे की तरफ से किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है महाराष्ट्र की, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। खास तौर से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये है, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आ गया है। शिंदे को समझ नहीं आ रहा बीजेपी का नेतृत्व क्या है, ये बड़ी बात कह रहे हैं नाना पटोले। सीएम के नाम के ऐलान में इसी वजह से देरी हो रही है, क्योंकि शिंदे समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी का नेतृत्व आखिर क्या है। बड़ी और अहम बात, एक बार फिर से कांग्रेस, नाना पटोले साहब ये बयान दे रहे हैं और इस बयान के क्या मायने हैं, ये मायने तो बीजेपी से ही समझना होगा। आइए तमाम अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी मनीषा भी रहेंगी, उनके पास भी चलेंगे। बयान दर बयान अब निकलने लगे हैं। हालांकि इन सबके बीच महायुति के बड़े लीडर्स की जो मीटिंग है कल अमित शाह के साथ होने वाली है, उस पर भी क्या निकल कर आता है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड से, ये बताने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो शिंदे साहब कहते हुए नजर आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन बातों को एक बार आपके सामने रखते हैं। की लीडरशिप जो है वो क्या चीज है, वो एकनाथ शिंदे जी को समझ नहीं। मैंने कहा कि आज तक का जो उनके आकाओं का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए। महाराष्ट्र में क्या होगा इसका अंदाज तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो ये सब मामला लेट हुआ उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होगा आगे देखिए। अब मुझे पता है क्या, मैं कोई भविष्य वाला तो ही नहीं, आप ही देखिए क्या क्या होगा। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि हम बैलेट की भूमिका रखेंगे, बैलेट से मतदान हो, और उसी को ताकत देने के लिए महाराष्ट्र में हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और जब राहुल जी की यात्रा आएंगी तब महाराष्ट्र सबसे ताकत से राहुल जी के साथ खड़ा रहेगा, उसकी तैयारी हम लोग करना चाहते हैं। तो नाना पटोले साहब को आप सुन रहे थे, वो स्पष्ट रूप से कहते हुए कि शिंदे साहब अब समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी का नेतृत्व क्या है, और इसके साथ ही साथ बैलेट को लेकर रुवार शुरू हो चुका है। बैलेट से अब चुनाव कराया जाए, इसे लेकर नाना पटोले बोलते हुए नजर आए कि एक यात्रा शुरू की जाएगी, जैसा कि खड़गे साहब ने आज सुबह कहा ही था कि एक यात्रा निकाली जाएगी कि अब बैलेट से ही इलेक्शंस होनी चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। उस पर बड़ी बातें कहते हुए नाना पटोले यहां नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि शिंदे ये जो त्याग कर रहे हैं बीजेपी का नेतृत्व वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या चल रहा है ग्राउंड पर, आइए सीधे सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा के साथ साथ मैं देख रही हूं कांग्रेस से पवन डोगरे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में और तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो पर मनीषा, क्या चल रहा है अभी? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहले 3 बजे का समय, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी होती है, और जब शिंदे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं तो सबसे जो मूल लाइन वो कहकर गए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री शिवसेना को स्वीकार है, उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो कॉमन मैन है, कॉमन मैन की तरह उन्होंने काम किया है। त्याग और बलिदान की तस्वीर तो उन्होंने दिखा दी, लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा तो वो मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिर अभी तक बीजेपी इस बात को डिक्लेयर क्यों नहीं कर पा रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम जो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने आज पत्रकार परिषद ली और जिस पत्रकार परिषद में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भाजपा को जो निर्णय लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं और मैं किसी भी निर्णय में कोई बाधा नहीं बनूंगा। मेरा पूरा समर्थन जो है वो भाजपा के साथ है, वो महायुति के साथ है। भाजपा जो भी निर्णय लेगी मैं उसका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही जो है सीएम एकनाथ शिंदे ने कई जो है बड़ी बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है नरेंद्र मोदी जो है और इसके साथ ही अमित शाह है, उन्होंने जो मुझे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया, एक आम से कार्यकर्ता का जो है उन्होंने सपना पूरा किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जो है हमने अभी कुछ ही देर पहले जो है शिवसेना के नेता और शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर से भी बातचीत की। उन्होंने भी यह बात क्लियर कह दी है कि 99% है जो भाजपा का नेता ही जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मनीषा, भाजपा का तो नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन भाजपा के खेमे से अभी तक नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा। दावेदारी जरूर देवेंद्र फडणवीस की पूरी तरीके से दम दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन खुलकर अब भी नहीं बोला जा रहा है। आखिर देर क्यों की जा रही है? जी बिल्कुल, कल महायुति की बैठक जो है इसी मुद्दे को लेकर होने वाली है और कल ही जो है वो साफ हो पाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कब तक हो पाएगा। और इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री के दावेदारों में जो है सबसे ऊपर जो है फिलहाल तो अभी तक देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो है सामने आ रहा है और कल ही जो है बहुत सी बातें हैं जो क्लियर हो पाएगी जब महायुति के विधायक दल की जो बैठक है जो कल होगी, उसमें ही ये सब सारी बातें जो है खुलकर सामने आ सकती है। खुलकर सामने आएगी ये बातें, कल तक का इंतजार करते हैं। लेकिन कल तक के पहले की जो तस्वीरें बनी वो काफी दिलचस्प रही। आइए सीधे जरा रमाकांत जी के पास चलते हैं। रमाकांत जी क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? और मैं संजय केंकर साहब को भी देख पा रही हूँ, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा सा फ्रेम सही कर लीजिए संजय जी, आपके पास बस आती हूँ। लेकिन रमाकांत जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला होता है, एकनाथ शिंदे साहब सामने आते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जनता का आभार बताया, कॉमन मैन अपने आप को बताया, बहनों का लाडला भाई बताया, लेकिन उन सब में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर होगा, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर खुलकर अभी तक कोई चीजें नहीं आ पा रही हैं। क्यों ऐसा? और एक और महत्वपूर्ण बात कि शिंदे साहब ने इतना समय क्यों लगा दिया? एक सवाल ये भी था कि शिंदे साहब ने इतना समय क्यों लगा दिया? 23 तारीख को जब रिजल्ट आ गया था, 23 से आज हम 27 में पहुंच चुके हैं, क्यों इतना समय लग गया उनको ये बात कहने में कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि महायुति में ये तय है कि तीनों पार्टियों के नेता आपस में सामंजस्य बना के सत्ता चलाना चाह रहे हैं और अच्छे से चलेगी। जो 2.5 साल की सरकार चली उसी तरह आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा जो 23 तारीख को मोदी जी ने दिल्ली के अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में धन्यवाद रैली की थी, सभा की, तो उसमें उन्होंने कहा कि 10-11 दिन लगेंगे महाराष्ट्र की सरकार बनने में। उसका एक कारण है कि दिल्ली में संसद भवन भी चल रही है, संसद भी चल रही है, तो उसमें से समय निकाल के महाराष्ट्र की राजनीति में उनमें कंट्रोल करना और तीनों पार्टी के प्रमुखों से, जैसे एकनाथ शिंदे जी हैं, अजित दादा पवार है, और महाराष्ट्र की सभी प्रमुख नेताओं से मिलकर चर्चा करके यहाँ का मुख्यमंत्री पद का तय करना, वो अपने आप में बहुत प्रमुख नाम है। क्योंकि एक बार नाम तय करने के बाद अगले 5 वर्षों तक उसी नाम पे हमें कंटिन्यू रहना। और पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो तय करता है कि हमें किसको किस राज्य में किसको नेतृत्व देना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के होगा। अभी जैसे शिंदे साहब ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि महाराष्ट्र की 2.5 करोड़ बहनें का मैं भाई हूँ, जिन लाडली बहनों का मैं भाई हूँ, वो कॉमन मैन की बात करें। देवेंद्र जी तो एकदम ही युवा राजनीति से आगे आके कार सेवक रहे, स्वयं सेवक रहे और महाराष्ट्र सेवक के नाते आज काम कर रहे हैं। ऐसे सभी को मौका देगी पार्टी और हो सकता है कि पार्टी नए नेतृत्व को भी मौका दे, नए नेतृत्व को। बिल्कुल, आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया नेतृत्व सामने आ जाए, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है हर कोई ये कह रहा है। मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ केंकर साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। केंकर साहब, जरा ये बता दीजिए कि आज शिंदे साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर रहेगा, लेकिन बीजेपी अभी तक
उस फेस को नहीं उजागर कर पा रही है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई नया नेतृत्व, जैसा कि रमाकांत जी कह रहे हैं? संजय जी, सही तरफ तो हमारी प्रोसीजर सब लोकशाही को पकड़कर चलती है, और हमारा फेस बोलो तो कमल का फूल है, और कमल का फूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है राष्ट्र में, और राष्ट्र में संगठन होने के नाते से जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यहाँ लोकशाही के हिसाब से काम चलता है, एक हुकुमशाही के हिसाब से काम नहीं चलता है। तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है, और अभी संसद चालू है, इसलिए संसद की वजह से इतना देर लग रहा है। लेकिन हमारा काम करने का एक अलग तरीका है। देश ने अभी तक देखा है कि जितने भी राज्य सरकारें हो, वो जो हो गए वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब लेकिन केंकर साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, आला नेतृत्व ये तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये तय करने में इतनी देरी क्यों? क्या सिर्फ ये कहकर कि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए देरी हो रही है? भाई यहाँ तो क्लियर कट होना चाहिए ना। अगर नंबर, क्या सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के पास हाईएस्ट नंबर है। अगर हाईएस्ट नंबर वाली पार्टी, और उसमें भी परफॉर्मेंस के आधार पर देवेंद्र फडणवीस को पूरा इसका अगर सेहरा बांधा जाता है, अगर उनको इसके लिए बधाई दी जाती है इस परफॉर्मेंस के लिए, तो ये पूछा जा रहा है कि देरी क्यों लग रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी आप लोग कुछ और ऐसे नाम हैं, नए नेतृत्व, जैसा कि रमाकांत जी ने भी इशारा भी किया, ऐसा कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में? मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ अच्छा, अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं? ये देखो, सबके सामने तो महाराष्ट्र का एकमेव चेहरा अभी देवेंद्र जी फडणवीस है, क्योंकि उस जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है, परिस्थिति को एक चेहरा रहता है, और उस परिस्थिति के हिसाब से चेहरा दिया जाता है। अच्छा। ऐसा हो सकता नहीं है कि परिस्थिति को छोड़कर अगर चेहरा दोगे तो पार्टी सब तय करती है। नहीं तो परिस्थिति नहीं साहब, तो फिर तो वही बात आ गई ना। फिर तो जो कांग्रेस कह रही है कि शिंदे साहब बीजेपी का नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है, तो परिस्थिति किसकी तरफ जा रही है? कांग्रेस ने तो यह बड़ी बात नाना पटोले साहब ने आपसे कुछ देर पहले कह दी। नहीं, संजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आइए जरा, पवन डोंगरे साहब मुस्कुरा रहे हैं, नाना पटोले साहब ने तो कह दिया कि बीजेपी का नेतृत्व नहीं। संजय साहब, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आपका ऑडियो ठीक करा रही हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को समझ में आने को बहुत समय लगेगा अभी, लेकिन मैं एक बात तय करता हूं, ये तीन पक्षों का गठबंधन है, इस गठबंधन में सब तय किया जाता है। सब तय करने के बाद, हाँ, ठीक है बाद सर, में ये तो समझ में आ रहा है। ये सामंजस्य की बात तो शुरू से, जिस दिन से रिजल्ट आया है तब से आप लोग कर रहे हैं, तमाम बड़े लीडर्स कर रहे हैं। लेकिन ये सामंजस्य, ये समन्वय, ये तो अगर महायुति की प्रचंड जीत है तो सामंजस्य समन्वय बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो बना बनाया सामंजस्य था ना। ये बात भी कही गई, तो देरी क्यों फिर? नहीं, देरी इसलिए है, सबके पोर्टफोलियो ठहर जाएंगे, सब कौन मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर कहाँ किसके और कौन से पोर्टफोलियो के रहेंगे, इसके लिए समय लगता है। इसलिए सब तय करके ही सीएम को तो फटाफट तय कर लेना चाहिए ना सर। सीएम की बात हो रही है यहाँ पर, बाकी पोर्टफोलियो पर तो चर्चा करिएगा, लेकिन सीएम को लेकर इतना क्लियरेंस नहीं है। आइए जरा पवन डोंगरे जी को एक बार कार्यकर्त्यांना, सर्व सहकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो, कृतज्ञता व्यक्त करतो। परंतु आमच्यावर जबाबदारी वाढलेली आहे। आज आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल की आज एकनाथराव शिंदे साहेबांनी पण प्रेस घेतली, आणि त्याच्यानंतर बावनकुळे साहेबांची प्रेस झाली। ती काही मला ऐकायला मिळाली नाही, कारण मी त्यावेळेस आपल्या इकडे यायला निघालेलो होतो संभाजीनगरला। पण एकंदरीतच उद्या आम्ही तिघही जण दिल्लीला जाणार आहोत। दिल्लीला गेल्यानंतर आमचं पुढचं सगळं बाकीची चर्चा त्या ठिकाणी होईल, आणि त्याच्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, सरकार ते अस्तित्वात त्या ठिकाणी येईल। पण एकंदरीतच खूप म्हणजे लगेचच नागपूरचं अधिवेशन आहे, पुरवणी मागण्या मंजूर करून घ्याव्या लागतील, अशा फार कामाचा लगेचच प्रेशर हे राहणार आहे। पण आम्ही बहुतेक अनुभव असल्यामुळं त्याच्यामध्ये
इतकी काही अडचण येईल असं मला वाटत नाही आणि चांगल्या पद्धतीनं राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न, समाजातल्या सर्व घटकाला बरोबर नेण्याचा प्रयत्न आणि केंद्र सरकारचा मोठ्या प्रमाणावर निधी देखील आणण्याचा प्रयत्न हा आम्हा लोकांच्याकडून होईल. उद्या गेल्यानंतर लोकसभेचं अधिवेशन सुरू असल्यामुळं मी तिथं प्रमुखांना पण भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि या सगळ्या संदर्भातली चर्चा होऊन अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये महायुतीचं सरकार, त्या सरकारमधले मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ अशा उद्याच्या सगळ्या चर्चेच्या नंतर त्याला अंतिम स्वरूप येईल. एकनाथ शिंदेनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना भाजपचा जो कोणी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असेल त्याला माझा पाठिंबा असेल असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्याबद्दल तुमची भूमिका काय? अहो, मी आता काय कठीण आहे, तुम्ही पत्रकार मित्रांना तुमचे हातच जोडले पाहिजे. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतोय की उद्याच्याला आमची मीटिंग आहे. त्या तो अजीत पवार साहब को आप सुन रहे थे, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे साहब को भी सुन लिया है, आपने बावनकुले साहब को भी सुना. दोनों ने ही कहा है कि हम आपसी सामंजस्य के साथ, दोनों ने धन्यवाद दिया, जनता का आभार व्यक्त किया और महायुति की सरकार जो बनी हुई है वो आपसी सामंजस्य के साथ चेहरों का भी निर्णय लेगी कि उदया यानी कि कल सुबह की उन्होंने का जिक्र किया कि कल जब महायुति की बैठक होगी गृह मंत्री के साथ तो बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी. लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है और इस देरी के बीच में कांग्रेस ने जो बड़ा बयान दिया है, पवन डोगरे साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने सीधे तौर पर कांग्रेस ये कहती है, नाना पटोले साहब ये कहते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व शिंदे साहब समझ नहीं पा रहे, जबकि शिंदे साहब ने अपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 बात इस बात को दोहराया कि पद की कोई लालसा नहीं थी, हम तो कॉमन मैन थे, जो नेतृत्व कहेगा मुझे वो स्वीकार होगा, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो भी स्वीकार होगा, मोदी जी या अमित शाह जो कहेंगे वो स्वीकार होगा. तो फिर आप लोगों का ये बयान देना क्या मायने हैं इसके? देखिए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो कोई भी सीएम बने, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी बने, चाहे एकनाथ शिंदे जी बने, चाहे अजीत दादा बने, महाराष्ट्र पे आया हुआ जो कर्जा है, जो पिछले सरकार ने बढ़ाकर 7,97,911 करोड़ का कर्जा बन गया है. अब देखना है कि जो कोई भी सीएम बनता है वो इस कर्जे को उतारता है या इस कर्जे की आंकड़ा को और बढ़ाता है. और नाना पटोले जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बीजेपी को समझना एकनाथ शिंदे जी को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो चीज जो उन्होंने सामने कही है वो सामने रख दी है उन्होंने उनकी बात. अभी हम यही चाहते हैं कि भाई ठीक है, बहुमत के साथ में नहीं, तो ऐसा क्या है जो शिंदे साहब नहीं समझ पाए और नाना पटोले जी या कांग्रेस समझ रही है? थोड़ा क्लियर होके बोलिए ना साहब, यहाँ पर ये भी तो समझाना जरूरी है ना कि वो कौन सी बात है जो शिंदे साहब नहीं समझ पाए. बात कह दी है, नाना पटोले जी ने एक लाइन में ही बात कह दी है कि बीजेपी को समझना एकनाथ शिंदे साहब समझ नहीं पा रहे. ये उन्होंने एक ही लाइन में बात रख दी है. इस एक लाइन में ही सारा सारांश है. अभी जिसको जो आंकना है वो आंकेगा. नाना भाऊ ने जो बात कही वो बहुत दूर की बात कही है और आने वाले डेज में सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी. हम तो सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं आज महाराष्ट्र की तरफ से कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी सीएम बने, महाराष्ट्र का कर्जा वो उतारे, न कि महाराष्ट्र का कर्जा और बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऊपर पिछले के अंदर. लेकिन सीएम बनने तो दीजिए, उससे पहले ही आप लोगों ने जो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, संजय केंकर जी वो कह रहे हैं कि हमारी एक लाइन ही अपने आप में पूर्ण है, समझने वाले समझ लेंगे, बीजेपी का नेतृत्व शिंदे साहब नहीं समझ पाए हैं. कहीं ना कहीं से क्या ये भ्रम पैदा करने वाला बयान तो नहीं है? संजय जी, आप लोग इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? आप शिंदे गुट से हमारे साथ कुछ ही देर में अतिथि जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन बीजेपी पर क्योंकि नाना पटोले साहब ने कहा है तो आप लोग क्या मतलब समझ रहे? इनको काम रखा ही क्या है नाम रखने के सिवाय. अभी तो जनता ने देखो, शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे ने माननीय पंतप्रधान देश के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास रखकर उन्होंने साथ में आए हैं और निश्चित स्वरूप पे जनता को भी वो पसंद आया है. जनता ने फिर से एक बार इस महायुति को विश्वास दिलाया है और विश्वास दिला के सत्ता पर लाया है. इसलिए इतना मत चिंता करो, आपको अभी कोई अधिकार नहीं किस बात पर बात करने का.
चलिए, अधिकार नहीं है लेकिन ठीक है, विपक्ष होने के नाते, हालांकि विपक्ष का भी पूरा जो आंकड़ा होना चाहिए वो महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सवाल करने के लिए तैयार है। प्रशांत पवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब एनसीपी गुट से हैं, अजीत पवार गुट से प्रशांत साहब हैं। प्रशांत जी, आपके साथ मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई जब इलेक्शंस हो रहे थे, और उस वक्त भी आपने कहा था कि अजीत पवार गुट यानी एनसीपी के पास इस बार पाने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों ने पा तो लिया, लेकिन इससे भी बढ़कर पाना अभी बाकी था। सीएम फेस को लेकर जिस तरीके से अभी भी संशय के बादल हैं, हालांकि शिंदे साहब ने क्लियर कर दिया, अभी हम लोग अजीत साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो भी चेहरा होगा वो महायुति का होगा, सामंजस्य के साथ सामने आएगा। सामंजस्य की तस्वीर नहीं समझ में आ रही है अभी तक, खुलकर क्यों नहीं सीएम फेस को लेकर अभी डिक्लेरेशन हो पा रहा है, कहां पर पेंच फंस रहा है? प्रशांत जी। नहीं, तस्वीर ना समझने की कोई बात ही नहीं है ना, तस्वीर एकदम क्लियर है। महायुति में जो भी तीनों नेता बैठ के जो डिसाइड करेंगे उनका मुख्यमंत्री होगा। अभी शिंदे साहब ने भी बता दिया है कि आप जो भी शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे अजीत दादा पवार ने भी पहले ही बता दिया है कि हम देवेंद्र जी फडणवीस साहब को सपोर्ट कर ही रहे, वो मुख्यमंत्री बने तो भी कोई चिंता नहीं। अभी विपक्ष का ऐसा हो गया है कि उनके पास में कोई काम नहीं, तो उन्होंने अभी फिर से वो ईवीएम जोड़ो यात्रा निकाले। नहीं, अजीत दादा ने तो बोल दिया कि वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। प्रशांत साहब, कि महाराष्ट्र का कर्जा ऊपर होगा। ठीक है प्रशांत साहब, मौका मिलेगा, अभी विपक्ष को खूब घेरिएगा, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पर रहते हैं, मूल पर रहते हैं। आपने कहा ना, अजीत दादा ने तो कह दिया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस होते हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ ही नहीं रहा, अभी खुलकर बात ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि आखिर खुलकर नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो रणक्षेत्र में चर्चा जारी है महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर, अभी तक क्लैरिटी जो नहीं हो पा रही है। इन सबके बीच में देख रही हूँ मनीषा जोशी हमारी सहयोगी हैं, उनके साथ अतिथि जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ राजपुंज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपुंज जी शिंदे शिवसेना गुट से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजपुंज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मनीषा के पास। मनीषा जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथ है इस वक्त शिवसेना के शिंदे गुट से मुख्य प्रवक्ता राजू वाघमारे जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देर क्यों हो गई, जरा इनसे पूछिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इतनी देरी क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पार्टी की मीटिंग थी, हमारे पार्टी ने गठनेता चुना है और इतना सब काम किया हुआ है, ऊपर से बाकी लोग, बाकी पार्टी का भी गठनेता चुनना बाकी था। उसके बावजूद हमारे नेता ने ये भूमिका लेके आए कि हम तैयार है, जो भी निर्णय अगर महायुति के नेता लेते हैं उस निर्णय को समर्थन शिवसेना देगी, हमारे नेता देंगे। देखिए, वो जो ब्लॉकेज था कि निर्णय लेने का, तो वो छोड़ने के लिए भी दिल बड़ा चाहिए, वो हमारे नेता ने छोड़ा। और हमारे नेता ने ये कहा है कि लाडला भाई, ये जो उपाधि पूरे महाराष्ट्र ने उनको दी है, ये कभी कोई इतनी बड़ी उपाधि किसको दी नहीं है, हर एक के दिल में जाके बैठे हैं, और वो पोजीशन उनको ज़्यादा मायने रखती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी या उसके बारे में जो निर्णय लिया जाएगा, सर्वोच्च नेता निर्णय लेंगे, आदरणीय मोदी साहब लेंगे, आदरणीय अमित भाई शाह लेंगे, वो दोनों जो निर्णय लेंगे उसके साथ जाने की हमने पूरी तैयारी कर ली है, और हमने समर्थन भी दिया है उनका जो निर्णय रहेगा उसको। तो ये बोलने के लिए भी एक दिल बड़ा चाहिए, नहीं तो बाकी लोग जाते हैं बोलते हैं हमको करो हमको करो। आज एकनाथ शिंदे साहब ने वापस एक बार दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, और महायुति का जो एकता है वो उनके मायने में सबसे ज़्यादा है, और महायुति का सरकार बना रहे इसके लिए ये सब उन्होंने किया है। अभी पूरी तरह से नेताओं के ऊपर निर्भर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हमने तो कह दिया कि हम तैयार हैं, जो भी निर्णय रहेगा उसके साथ जाने के लिए। राजपुंज साहब, आपके ही सहयोगी हैं, राजू साहब हैं वहाँ से, क्योंकि मनीषा के साथ थे, उन्होंने उनसे बात की। एक बात जो उन्होंने कही, और तमाम जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता है वही एक बात कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाया शिंदे साहब ने,
बड़ा दिल दिखाया, लेकिन ये बड़ा दिल दिखाने में इतना समय क्यों लग गया? अगर वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो जब 23 तारीख को रिजल्ट आया, हमने तब भी देखा उनसे तमाम पत्रकार पूछना चाहते थे कि क्या आप सीएम होंगे, वो मुस्कुराकर टाल जाते थे उस सवाल को। महायुति का ही सीएम होगा, बैठकर बात करेंगे, सामंजस्य होगा। ये बड़ा दिल दिखाकर आज ये कहने में इतनी देरी क्यों हो गई कि अगर बीजेपी का होता है तो हमें स्वीकार होगा? देर क्यों हो गई? जी लावनी जी, देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और जितने भी और भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन किए इस प्रकार से, उनका भी प्रश्न जायज है। लेकिन इस बीच में आपने शायद एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। यही कहा गया कि जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी केंद्र, हमारे तीनों महायुति के नेता और इसमें प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के साथ बैठ के, और केंद्र नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ बैठ के निर्णय जो भी होगा सर्वमान्य होगा सबको। लेकिन अब वो चीज कहीं ना कहीं इसमें नजर नहीं आ रही है, जहां तक किसी ने उसको उठाया नहीं है, जिसने उसको समझा नहीं। लेकिन फिर भी ये बड़ा दिल की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाया था जब एकनाथ शिंदे साहब को चुना गया था। नहीं, लेकिन शिंदे साहब तब के बयान और अब के बयान में एक जो थोड़ा सा अंतर है, ये जरूर है। बिल्कुल ये कहा गया था कि जो भी शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो चीज मान्य होगी, सर्वमान्य होगी, बिल बांट कर तय होगा। लेकिन तब तक ये नहीं कहा गया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री शिवसेना को स्वीकार होगा। ये पंक्ति तब नहीं बोली गई थी जो आज बोली गई। तो इसलिए ये सवाल भी स्वाभाविक है, आज पूछा जाएगा कि देर क्यों हो गई फिर ये कहने में। बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, देखिए अब जो निर्णय था जिस प्रकार से, क्योंकि होता क्या है कि नेता चाहता है कि मैं ये निर्णय लूं, लेकिन साथ में जो हमारे सहयोगी होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, उनके दिल की इच्छा, जनता के दिल की इच्छा, कहीं ना कहीं उस इच्छा को भी सोचना पड़ता है, उस इच्छा पे भी कार्रवाई करनी पड़ती है, उनको भी समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, तब जाके निर्णय लिया जाता है। आपने देखा होगा सामंजस्य की जो स्थिति है, तीनों महायुति के जो नेता हैं बिल्कुल आपस में कहीं भी मतभेद नहीं था, तीनों एक दूसरे से हंस के और बिल्कुल एक चीज को समझ के बात करते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तीनों नेता समझ रहे थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का नेतृत्व शिंदे साहब नहीं समझ पाए। नाना पटोले साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बयान दिया है। क्या नहीं समझ पाए आप लोग? नहीं, वो ऐसा उनके तो कहना, देखिए वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, वो तो बहुत कुछ कहते हैं जो हम शायद सोच भी नहीं सकते लावनी जी। नहीं, लेकिन अगर नाना पटोले साहब कह रहे हैं तो इस बयान के कुछ तो मायने हैं ना। उन्होंने एक इशारा किया, देखिए पवन डोगरे साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा के हामी भर रहे हैं कि हाँ मायने तो है, आपको समझना तो होगा ही। नहीं देखिए लावनी जी, बहुत गहरी बात कही है नाना भाऊ ने, बहुत गहरी बात कही है पवन साहब कह रहे हैं। राजपूत साहब, चलिए ये अच्छी बात है, बहुत गहरी बात करी है, पहले बहुत अच्छी गहरी बातें कर चुके हैं जो शायद महाराष्ट्र की जनता कभी भुला नहीं पाएगी उनको। इतिहास तक जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, एक बड़ी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की, जिस पार्टी ने एक जमीनी स्तर का प्रधानमंत्री दिया इस देश को, उसके ऊपर इतने अच्छे शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, तो उनको तो बिल्कुल सर आंखों में रखना चाहिए ऐसे नेता को जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी का जोर। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही है साहब, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही है, वो लाइन बहुत गहरी है कि एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी की राजनीति शायद समझ नहीं पा रहे। बस इतनी छोटी सी उन्होंने एक लाइन कही, अब बस समझने वाले के लिए इशारा काफी है, पूरे महाराष्ट्र को समझ में आएगा वो क्या बोल रहे हैं। पवन डोगरे जी, इसका मतलब वो समझ पा रहे हैं। नाना पटोले बहुत कुछ ज्यादा समझ लेते हैं, वो महाराष्ट्र की जनता को इतना समझ पाते तो आज जनता उनको साइड पे ना बिठाती, आज ऐसे हाशिए पे लाके उनका खड़ा कर देती कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो उनसे ऊपर चली गई है कांग्रेस से। इतने अच्छे उनको हजारों प्रश्न है साहब, हजारों प्रश्न है महाराष्ट्र की जनता के दिमाग में अभी भी हजारों प्रश्न है। पवन डोंगरे जी, जनता महाराष्ट्र की जनता के दिमाग में हजारों प्रश्न है, वो सारे प्रश्न आपके सामने आ ही जाएंगे। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप में से जो भी बने वो व्यक्ति सिर्फ महाराष्ट्र का कर्जा और ज्यादा ना बढ़ाए, यही हम अभी प्रार्थना करेंगे। रमाकांत जी, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है या जो देश की जनता है वो सिर्फ एक बात जानना चाहती है कि आखिर इस सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन सा होगा। जैसा कि अभी रमाकांत जी आपने सुना, अजीत दादा भी अभी सामने आए, उन्होंने कह दिया कि भाई मिल बांट के कल जब महायुति की बैठक होगी तब तय हो जाएगा। आपने कहा कि नया नेतृत्व भी हो सकता है, ये नए नेतृत्व की बात कैसे सामने आई? रमाकांत जी,
क्यों आपके मन में ऐसा आया कि नया नेतृत्व भी हो सकता है? व्हाई नॉट देवेंद्र फडणवीस? अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। रमाकांत जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं रमाकांत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। पैनल जरा देखिए, रमाकांत जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही। प्रशांत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। प्रशांत साहब, प्रशांत पवार जी। ऐसा है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये महायुति वाले डिसाइड करेंगे ना। उसमें अभी ऐसा है कि सीएम डिसाइड होगा, 2 डिप्टी सीएम डिसाइड होंगे, उसके बाद में मंत्रिमंडल डिसाइड होगा, उसके बाद में पालक मंत्री डिसाइड होंगे। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए जो समय लगता है ना, उसके वजह से वो टाइम। पवार साहब, ये बात तो आप बार बार कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि ये सब चीज प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन समय फेस चुनने में समय क्यों लग रहा है ये पूछा जा रहा है, जबकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट हाईएस्ट रहा और उस स्ट्राइक रेट का जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट हाईएस्ट रहा था ब्रेक हो रही है। प्रशांत जी, प्रशांत साहब सुन पा आपकी रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं क्लियर है। चलिए देखिए, शायद प्रशांत जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रमाकांत जी अभी आ रही है, आप बोलना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए। नहीं, आई एम सॉरी रमाकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा लग रहा है कुछ ऑडियो डिस्टर्ब। ऑडियो नहीं है। ठीक है, जरा पैनल देखिए, रमाकांत जी की आवाज मुझ तक नहीं जा रही और मेरी आवाज प्रशांत जी तक नहीं जा रही है। संजय केरकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, यहाँ पर अभी ये देखा गया, ये कहा गया कि बड़ा दिल दिखाया गया है शिंदे साहब की तरफ से। बड़ा दिल उन्होंने तो दिखा दिया है, लेकिन बड़ी तस्वीर बीजेपी को दिखाना है, आलाकमान को दिखाना है। और अभी भी अंदर खाने ये आवाज उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर देर क्यों लग रही है? और दूसरा ये सवाल, जैसा कि रमाकांत जी यहाँ कह रहे हैं कि क्या किसी और नए नेतृत्व के बारे में तो आलाकमान चर्चा नहीं कर रहा? क्या कोई और नया नेतृत्व भी सामने आ सकता है जो अचानक से तस्वीर सामने आए? संजय किंकर जी। मुझे तो पहली बात ये कहना है कि यहाँ महायुति है, ये कोई एक पक्ष का काम नहीं है, 3 पक्ष का गठबंधन है और 3 पक्ष का गठबंधन रहने की वजह से महायुति है। महायुति का एक चेहरा फिक्स हो चुका है, लेकिन कुछ बातें पोर्टफोलियो और कुछ खाते, ये सब की बातें चर्चा इस कम से कम चेहरा तो बता दीजिए ना साहब, चेहरा तो कम से कम बता दीजिए, जो इतना सस्पेंस बनाने की क्या जरूरत है? चेहरा पार्लियामेंट बोर्ड से बोला जाता है, ये हम हमारे अधिकार में नहीं आता है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करती है। नहीं तो एक बड़े कार्यकर्ता होने के नाते, बीजेपी के एक नेता होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ जानकारियां तो आप लोगों को होती है, वो जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जनता को जो मंजूर है, और महाराष्ट्र की जनता की सही बोलो तो उनको मालूम पता है कि महाराष्ट्र जनता को कौन सा चेहरा चाहिए, क्या चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को कौन सा चेहरा चाहिए लेती है। जैसे पवन डोंगरे बोले कि गहरी लाइन, तो मैं नाना पटोले ने जो गहरी लाइन किया, तो मैं इतना ही बोलता हूँ मोहन भाई, नाना पटोले को अगर जनता की गहरी लाइन अगर समझ में आती तो इतनी बात करने की नौबत नहीं आती। ठीक है, आपने संकेत दे दिया है, गहरी लाइन आपने बता दी है। राजपुन साहब, आप बता सकते हैं क्या नाम को लेकर? ये संजय जी तो बहुत, मेरे कहना चाहिए कि यहाँ पर जलेबी बन रही है, लेकिन उन्होंने कहा ना महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, तो जनता तो एक नाम बार बार कह रही थी देवेंद्र जी का, तो खुलकर ले लेना चाहिए फिर तो वो नाम। लावनी जी देखिए, हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसको निर्णय लेना चाहे वो ले सकते हैं। अमित शाह जी और हमारे महायुति के सारे नेता जो भी चाहेंगे उनके उस हिसाब से होगा, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है किसी। अभी खुलकर नाम आप लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए, यही सस्पेंस था जो जनता इंतजार कर रही है। आप लोग जनता की बात तो करें। रमाकांत जी, आपने सुना कोई भी खुलकर नाम नहीं ले रहा है। रमाकांत जी,
नहीं रमाकांत जी, आई एम सो सॉरी, मैं चाहती थी लास्ट कमेंट आपका लेना, लेकिन ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जेंटलमैन। और हमारे साथ मनीषा जुड़ी रही ग्राउंड से। मनीषा, नजर बनाकर रखिएगा, अभी आप लोगों की चुनौतियां कम नहीं हुई है, इसलिए भी क्योंकि ग्राउंड पर उतरकर ही हम वो सही तस्वीरें देश के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने लेकर आएंगे। और क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर चेहरा कौन होगा। हालांकि इन सबके बीच में महायुति की तरफ से ये स्टेटमेंट क्लियर आ रहा है, जो एक कॉमन स्टेटमेंट है कि आला कमान तय करेगा महायुति का चेहरा कौन होगा। कल होने वाली जो महायुति की बड़ी बैठक है, जो गृहमंत्री अमित शाह के साथ होगी, उस बैठक के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।